हाय गाइस, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग की मेथड्स देखी, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग के रिगार्डिंग कंसेप्ट देखे थे, जिसमें हम देख चुके कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उसके बाद मैंने ये दिखाया था कि स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रक्चर कांस्टेंट पूल है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उसके बाद हमने मेथड्स चालू की थी, जिसमें हमने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। ये सब कुछ ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं। अब हम आगे मेथड्स देखते हैं। मैं एक नई स्ट्रिंग ले लेता हूँ। विजय, प्रजापति, झालाजी, रिंकू, प्रजापति। ठीक है। अब अगर आपको बोला गया हो कि इसके अंदर प्रजापति के बाद का जो फर्स्ट प्रजापति आए, मतलब हमें तो पता है कि वो किस इंडेक्स पर है, पर हमें ऐसा बोला गया हो कि जो फर्स्ट प्रजापति आए तो उसके बाद की पूरी स्ट्रिंग मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए सबस्ट्रिंग मेथड है। सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग करके देता है। तो उसके लिए सबस्ट्रिंग मेथड में हमें पास करना होता है इंडेक्स। देखो, सबस्ट्रिंग मेथड है तो उसके अंदर हमें पास क्या करना है, इंडेक्स। अब एक सिंपल सी बात समझो कि इधर तो आपको पता है कि भाई आप ऐसे काउंट कर दोगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर मैं इधर 6 लिख रहा हूँ तो मुझे एक अलग से एक छोटी सी स्ट्रिंग मिलेगी। अगर मुझे उसी में स्टोर करनी है तब तो मैं एनजे के अंदर स्टोर कर दूंगा, पर मुझे एक अलग स्ट्रिंग चाहिए तो मैं एक अलग वेरिएबल ले लूँगा। चलो, इतना तो आपको ऑलरेडी क्लियर है ही। अब ये आ गया हमारा आउटपुट, प्रजापति, झालाजी लेकर इधर तक। पर एक सिंपल सी बात समझो कि ये स्ट्रिंग कहीं से आ रही है। समझो कि डेटाबेस में से आ रही है या कोई भी क्वेरी फायर कर रहे हैं और हमें ये स्ट्रिंग मिल रही है, और हमें एक ही प्रोग्राम करना है कि भाई प्रजापति जहाँ से चालू होता हो वहाँ से आउटपुट चाहिए मुझे, पूरी उसके बाद की पूरी स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है। तो अब अगर हमें इंडेक्स पता नहीं है और इंडेक्स हमें कैलकुलेट मैन्युअली ना करना हो तो उसके लिए भी तो कोई मेथड होनी चाहिए इंडेक्स फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए है मेथड इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड के अंदर वो क्या कहता है, इंडेक्स ऑफ मेथड हमें क्या सजेस्ट करता है। अगर आप p डालोगे तो क्या करेगा, पहला p जहां पर भी आएगा वो उस इंडेक्स को दे देगा रिटर्न। अब समझ लो कि आगे कुछ ऐसा था तो p तो इधर भी आ जाता है तो वो तो p की इंडेक्स दे देगा, पर हमें तो प्रोग्राम ये करना है कि पहला प्रजापति जहां से आए वहां से मुझे आउटपुट चाहिए। तो इधर हमें इंडेक्स ऑफ मेथड में पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो कहने का पर्पस ये है कि इंडेक्स ऑफ मेथड में हम सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। लाइक समझ के मुझे ऐसा करना है कि पहला पी आर ए जहां आए वहां से मुझे चाहिए, पहला पी जहां से आए, पहला प्रजापति जहां से आए। तो हम इंडेक्स ऑफ मेथड में कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें रिटर्न करेगा इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमें रिटर्न क्या करता है, इंडेक्स। उस इंडेक्स को हम क्या करेंगे, इधर डाल देंगे, ताकि हमें km वेरिएबल के अंदर क्या मिल जाएगा, प्रजापति जहां से स्टार्ट होगा वहां की स्ट्रिंग। हमें ये बार बार नहीं डालना हो, इधर हम पापा लिख देंगे, ठीक है।
मुझे ये बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए मैं एक अलग ही क्लास बना देता हूँ और उस अलग क्लास में ही मैं आपको प्रोग्राम करवाता हूँ। वेट 2 मिनट। अब आपको बोला गया हो कि लास्ट में प्रजापति लास्ट से ये क्या करेगा, जो भी प्रजापति हम डाल रहे हैं वो इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, पहला प्रजापति जहां आएगा वहां से वो इंडेक्स देगा और उसके बाद का सबस्ट्रिंग के हिसाब से हम जो भी इंडेक्स डालेंगे उसके हिसाब से वो सबस्ट्रिंग देगा। अब मुझे ऐसा करना है कि लास्ट से प्रजापति जहां पर भी आए लास्ट से कैलकुलेट करे और प्रजापति जो पहला मिले उसके बाद की पूरी स्ट्रिंग चाहिए। तो उसके लिए भी मेथड है हमें लास्ट इंडेक्स ऑफ, और इधर हम डाल सकते हैं IO। इज इट क्लियर? अब अगर आपको ऐसा बोला गया, ये देखो मैं एक लॉजिक देखता हूं, अब ऐसा बोला गया हो कि पहला प्रजापति जहां से चालू होता हो उसके बाद का चाहिए, मतलब प्रजापति नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। इसमें कंफ्यूज होने की कहाँ जरूरत है। इंडेक्स ऑफ प्रजापति किया मैंने, मतलब इधर से वो इंडेक्स मिलेगी। कुछ नहीं करो, इस कैरेक्टर को गिन दो कि प्रजापति के अंदर कितने कैरेक्टर है, तो कि 3 4 5 6 7 8 9 +9 कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली कर्सर इधर आकर खड़ा रह जाएगा। तो वो वायु के अंदर क्या मिल गया, प्रजापति चालू होगा वहां की इंडेक्स इधर 6 मिल गई, 6 + 9 मतलब इतना हो गया, तो इधर हमारा कर्सर आकर रुक जाएगा। अब सबस्ट्रिंग करूंगा और अगर ये वाइट स्पेस रह जाती है और हमें नहीं चाहिए तो आप ऐसा कर दो, ट्रिम कर दो। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, वाइट स्पेस रिमूव कर देता है, आगे या पीछे की कोई भी हो। ये हो गया हमारा आउटपुट। लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी हम यही कर सकते हैं। अब कैलकुलेशंस आता है बीच का, ध्यान से देखना। मैं इन दोनों को कमेंट लगा देता हूं फिलहाल के लिए। अब मुझे जो बीच का प्रजापति है वहां से लेके पीछे तक की पूरी सबस्ट्रिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या इंडेक्स पास करूंगा। अगर मैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज करूंगा तो वो तो जो पहला प्रजापति होगा वो देगा, और लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करूंगा तो लास्ट वाला देगा। अब मुझे सेकंड वाला चाहिए, थर्ड वाला चाहिए, फोर्थ वाला चाहिए, फिफ्थ वाला चाहिए, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें यूज करना है इंडेक्स ऑफ मेथड में। हमें देखो ये फैसिलिटी देता है 2 आर्गुमेंट का, ध्यान से समझना प्लीज। हमें 2 आर्गुमेंट पास करनी है सी, एक तो कैरेक्टर तो प्रजापति ही। अब इधर जो दूसरी इंडेक्स देंगे ना, उधर अगर मैंने 4 लिखा या 10 लिखा, ध्यान से समझना प्लीज, सेकंड जो आर्गुमेंट लिखूंगा उसके बाद से प्रजापति कहां पर आएगा वो कैलकुलेट करेगा। अब ध्यान से सुनना, आधे लोग ऐसा बोलेंगे हमें पहली बारी कब आने वाला है वो ही पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। ध्यान से समझना प्लीज, समझ लो कि इधर मैंने प्रजापति, मुझे प्रजापति तो काउंट करना है, इतना कंफर्म है। इंडेक्स ऑफ प्रजापति तो वो देगा 6, जो भी 6 नहीं, अब तो ज्यादा हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 माने 10 के बाद, 10 के बाद मतलब ये
इधर से जो प्रजापति चालू होगा तो वो ऑलरेडी 11 पे प्रजापति चालू हो ही रहा है, तो इसमें तो क्या होगा, पहला वाला ही प्रजापति आ गया। देखो, देख रहे हो, तीनों के तीनों आए। अब मुझे चालू करना था दूसरे वाले से, तो ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या हमें प्रेजेंट करता है कि 10 के बाद प्रजापति, अगर मैं इधर 11 लिखूंगा तो देखो, अच्छा मेरे गलती में कोई कंफ्यूजन होगा, मैं इधर 14 लिख लेता हूं। देखो, तो देखो वो पहले वाला नहीं आया, प्रजापति रिंकू को रिप्रेजेंट किया। उसका मतलब ये है कि हमने जो इधर प्रजापति डाला है उसको इंडेक्स उसकी ही चाहिए, पर इधर जो इंडेक्स डालूंगा उसके बाद से वो कैलकुलेट करना चालू करेगा। अब हमें क्या पता कि भाई पहला प्रजापति 14 इंडेक्स में आ ही जाएगा, तो कोई नहीं, ये एक सिंपल बुद्धि का सवाल है। एम के, तो इधर क्या हो जाएगा, एम के माने सपोज के 11 पे आ रहा है, इधर भी प्रॉब्लम क्या होगा, देखो देखो, पहला प्रजापति गिनेगा, क्योंकि ये इंडेक्स क्या मिलेगा, समझ लो कि 11 मिल रहा है, समझ लो कि 11 मिल रहा है, 11 के बाद से या 11 से वो कैलकुलेट करेगा, तो 11 पे तो ऑलरेडी प्रजापति है ही, तो वो इसको क्या करेगा, पहला ही प्रजापति लेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इसमें +1 या +2 डाल दूं, तो ये क्या बन गया, 12। समझ लो कि ये इंडेक्स हमें 11 मिल रही है, तो 11 से 11 या 11 से कैलकुलेट करने वाला था, अब क्या करेगा, 11 + 1 मतलब 12 से कैलकुलेट करेगा, 12 मतलब वो इधर आ गया। अब इधर से वो प्रजापति ढूंढेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो वो इधर से इधर ही आकर खड़ा रहने वाला है। ये हो गया हमारा आउटपुट। सेम टू सेम यही चीज हम लास्ट इंडेक्स ऑफ में भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन, सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं सबस्ट्रिंग का दूसरा फंक्शन समझाता हूँ। सबस्ट्रिंग फंक्शन के अंदर कैसी चीज है, अगर एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो जो भी इंडेक्स डालेंगे उस इंडेक्स से लेकर उस इंडेक्स के बाद की पूरी स्ट्रिंग देंगे। पर अगर हम दो इंडेक्स पास करते हैं लाइक, तो वो क्या करेगा, उसके बीच का आउटपुट देगा। एंड मुझे भी पता नहीं एक्चुअली इसका इंडेक्स क्या है, मैंने तो ऐसे ही रट्टा मारा है, 30 लिख दिया। अब अगर मैं इधर लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करता हूं तो देखो, प्रजापति रिंकू आ गया, क्योंकि इधर से तो वो क्या करने वाला है, इधर आकर खड़ा रहा, इधर से लेकर इधर लास्ट इंडेक्स तक, लास्ट इंडेक्स प्रजापति मतलब प्रजापति रिंकू, इतना उसने आउटपुट दिया। इतना आउटपुट देने के बाद हमने तो क्या कर दिया, उसको ट्रिम कर दिया। तो सबस्ट्रिंग में हम दो भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अब और मेथड्स देखते हैं स्ट्रिंग की कौन सी बाकी है। कैरेट देख चुके, ये कोई काम का नहीं है। कंपेयर टू देख चुके, कॉनकेट देख चुके, कंटेंट्स देख चुके, कंटेंट्स एंड्स विद, इक्वल्स इक्वल्स, इग्नोर केस, इंडेक्स ऑफ, इंटर्न समझा देता हूँ। इज एम्प्टी तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि समझ लो कि आप कोई क्वेरी फायर कर रहे हो, समझ लो कि ये स्ट्रिंग आपको डायनेमिकली मिल रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई क्वेरी फायर की और आउटपुट में कोई स्ट्रिंग ही ना मिली। अब आप फालतू की इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड कॉल करो और स्ट्रिंग ही नल मिली हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कोई भी ऑपरेशन फायर करे तो उसके पहले हम क्या कर देंगे, चेक कर लेंगे कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी ना हो तो, मतलब हमें नॉट लिखना पड़ेगा। इसका तो मतलब क्या हुआ, एम्प्टी है, इसका मतलब है, इस मतलब है, तो एम्प्टी है तो अंदर जाएगा। हमें तो क्या करना है, एम्प्टी ना हो तो हम नॉट लगा सकते हैं।
टू अपर केस, टू स्ट्रिंग, टू लोअर केस, सब स्ट्रिंग, स्टार्ट, स्विच, स्प्लिट, रिप्लेस। मैक्सिमम हमें जो काम की मेथड है वो सब कुछ देख चुके। सिर्फ एक इंटर्न बाकी रह गई। इंटर्न नो डाउट कोई काम की मेथड नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। समझ लो कि आपने एक लिटरल लिया और एक ऑब्जेक्ट लिया। समझ लो कि ये कहीं से आ रही है, ठीक है। अब हमें इन दोनों वैल्यू को इक्वल टू से चेक करना है। DC इक्वल टू KMQ। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके कि भाई ये लिटरल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये न्यू मेमोरी एलोकेट करेगा। न्यू मेमोरी एलोकेट करने से दोनों इक्वल होने वाले नहीं है, दोनों का एड्रेस अलग अलग है। पर अगर हम इंटर्न मेथड यूज करेंगे, इंटर्न मेथड का मतलब क्या है कि टेम्पररी वाइज वो लिटरल बना देता है। इस ऑब्जेक्ट को उसने क्या बना दिया, लिटरल, और कुछ नहीं। अगर मैं इफ के नीचे इधर मैं KMQ को यूज करूंगा तो वो एज अ ऑब्जेक्ट ही है। सिर्फ इस कंडीशन के लिए एट द मोमेंट 1 सेकेंड के लिए मैंने उसको क्या कर दिया, लिटरल में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं। यस, एल्स, आउटपुट आ गया यस। ये था इंटर्न मेथड का कंसेप्ट। अब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग देख लिया, लिटरल ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया, म्यूटेबल इम्यूटेबल सब कुछ देख लिया। अब हम देखना चाहेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेप डेटा। अब हम स्ट्रिंग बफर स्टार्ट करते हैं, एक न्यू पैकेज ही बना देते हैं। उसके अंदर एक क्लास बना देते हैं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच में क्या डिफरेंट है, पहला ही प्रैक्टिकल आंसर। स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच में क्या डिफरेंट है, तो क्या स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास है, स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल क्लास है। इम्यूटेबल म्यूटेबल ऑलरेडी देख चुके, तो इधर देख लेते हैं स्ट्रिंग बफर का प्रैक्टिकल। इसकी जो मेमोरी होती है वो हीप मेमोरी होती है। मतलब देखो, इसमें पहली चीज तो लिटरल आता ही नहीं है। लिटरल मतलब इसमें हम डायरेक्टली कोई ऐसे वैल्यू नहीं डाल सकते। क्या बोलता है, कन्वर्ट, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बफर। मतलब ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम स्ट्रिंग बफर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बफर लिटरल नहीं दे रहा है, इसीलिए स्ट्रिंग बफर है म्यूटेबल क्लास। स्ट्रिंग बफर की जो मेमोरी है वो कैसी है, हीप मेमोरी। हीप मेमोरी मतलब डायनेमिक मेमोरी। इतना क्लियर कर दो, जो एरे था हमारा वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता था, और इन मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर या जो भी लेक्चर होंगे उसमें हम कलेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वो सब कुछ चीज क्लियर करेंगे। तो जो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वो जो चीज है वो सभी की हीप मेमोरी ही है। हीप मेमोरी मतलब डायनेमिक मेमोरी। जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, बराबर, वो हमेशा हीप मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो समझो कि आज हीप मेमोरी इसमें कैसे वर्क करता है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। स्ट्रिंग बफर, समझ लो कि मैंने इधर एक स्ट्रिंग बफर ले लिया, इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालनी है तो कंपलसरी अपेंड मेथड का यूज होता है। देखो मैंने क्या कर दिया, अपेंड कंसेप्ट यूज किया।
कुछ भी ऐड करना है कर सकते हैं। देखो इतना हमें फ्रीली वर्क देता है स्ट्रिंग बफर। और इधर मैं अगर एस को प्रिंट करूंगा तो देखो विजय 123 हो भी गया होगा। स्ट्रिंग में क्या होता था, स्ट्रिंग एस बराबर विजय लिया, एस डॉट कॉन्केट प्रजापति करूंगा और एस को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, विजय, नॉट अ विजय प्रजापति, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्लास है और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल क्लास है। स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर मैंने लिया, तभी वो क्या करेगा, बैकएंड में एस एड्रेस अलोकेट करेगा जिसके अंदर नल वैल्यू अलोकेट कर ही देगा। जब मैं एस डॉट अपेंड विजय करता हूं तो वो क्या करेगा, सीधा मेन एड्रेस में जाता है और मेन एड्रेस में ही विजय को अपेंड करेगा। अगर मैं एस डॉट अपेंड 123 कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली विजय के बाद में 123 वो अपेंड कर ही देगा। मतलब इधर कोई टेम्पररी मेमोरी जैसा होता ही नहीं है। स्ट्रिंग में क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी बनती है और उस टेम्पररी मेमोरी को हमें परमानेंट में स्टोर करना पड़ता है। जबकि स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, जो भी हमारी मेन मेमोरी है उसी में चेंज होता जाता है। जैसे जैसे हम अपेंड करते जाएंगे वैसे वैसे मेन मेमोरी के अंदर ही चेंज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अब इतना तो क्लियर हो गया आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच में डिफरेंस। आप ये देख रहे हो मैंने इधर ट्रू डाला, सोचो ये में एक बुलियन वैल्यू है, नॉट अ डबल कोट, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा बताऊं कि अगर मैं इसकी इंडेक्स फाइंड करके इसको मैं प्रिंट करूंगा तो नो डाउट वो ट्रू ही होगा, पर उसको मैं इफ में या कहीं पर भी यूज करूंगा तो वो एज अ बुलियन होगा या स्ट्रिंग होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग होगा। क्योंकि स्ट्रिंग बफर का काम क्या है कि वो किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू अपेंड करता है, पर अपेंड होने के बाद वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग वर्ड बन जाता है। मतलब आपने इधर 1 2 3 अपेंड किया, आपने इधर 1 2 3 अपेंड किया, पर वो अपेंड होने के बाद क्या बन गया, स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग। विजय 1 2 3 ट्रू, तो वो एक वर्ड ही है। इज इट क्लियर? अब इसमें और कौन सी मेथड से हम देख लेते हैं। अपेंड तो आप देख सकोगे कि कोई भी देखो कोई भी डेटा टाइप अपेंड हो रहा है। इवन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप नो डाउट हमें पढ़ना बाकी है, अपेंड हम देख चुके, कोई भी वैल्यू अपेंड हो रही है। उसके बाद मेथड है कैरेट। तो कैरेट मेथड ऑलरेडी हम देख चुके, ये कोई देखने की जरूरत है नहीं। स्ट्रिंग के अंदर जो काम कर रहा था वही चीज, जो हम इंडेक्स डालेंगे तो 0 1 2 3 4 5 पर जो कैरेक्टर होगा वो हमें रिटर्न मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। उसके बाद मेथड है इंसर्ट। देखो इंसर्ट मेथड का भी काम कैसा है कि हमें ऑफसेट मतलब इंडेक्स लिखना है। अब सेम टू सेम चीज ऑलरेडी हम स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स ऑफ मेथड देख चुके, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड देख चुके। वही इंडेक्स ऑफ मेथड को हमें यूज करना है कि अगर मुझे विजय के पहले रिंकू डालना है तो मैं क्या करूंगा, इधर इंडेक्स डालूंगा। अब मैं इंडेक्स काउंट करने तो बैठने वाला नहीं हूं कि भाई विजय कौन सी इंडेक्स पर है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, इंडेक्स ऑफ विजय, जो भी इंडेक्स होगी वो मिल गई, इधर मैंने डाल दिया जो इंसर्ट करना है। तो देखो आप इतना ध्यान रखो कि जो भी कंसेप्ट स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता होगा उसके अंदर ऐसी कोई मेथड नहीं होगी लाइक एरे। आपने एरे में कोई मेथड देखी कि जिसमें बीच में कोई वैल्यू ऐड होती हो या अब डिलीट होती हो या अपडेट अपडेट तो चलो होती है, वो तो उसी इंडेक्स पर हम वैल्यू चेंज करते हैं, बराबर। पर मिडल में इंसर्ट होती हो या रिमूव होती हो, वो वैसे देखिए आप समझ लो कि 5 का एरे ले लिया, उसके बाद आप प्रोग्रामेटिकली उसकी लेंथ 3 कर सकते हो रिमूव करके, उसी एरे की रिमूव करके 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते। या तो आप उसमें कोई भी मिडल में 2 वैल्यू डाल चुकी, उसके बाद आप उसके बीच में कोई वैल्यू डालनी हो तो डाल सकते हो, नहीं डाल सकते क्योंकि वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है।
आज स्ट्रिंग के अंदर आपने इंसर्ट मेथड देखी नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर आपने रिमूव मेथड देखी नहीं है, स्ट्रिंग बफर में डिलीट मेथड भी है और इंसर्ट मेथड भी है। तो आप समझ लो कि टू स्ट्रिंग मेथड, समझ लो कि आपको ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से समझो। समझ लो कि आपको कोई स्ट्रिंग मिल रही है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसमें से आपको 3 से 4 वर्ड रिमूव करना है। अब पहली चीज तो उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, तो इंडेक्स ऑफ मैथ आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। विजय प्रजापति झाला जी, ये एक वर्ड है। अब मुझे इसमें से प्रजापति को रिमूव कर देना है, तो वे डिलीट मेथड तो है ही नहीं। अब या तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस मेथड यूज करोगे। वो बात की बात है, वापस से उसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा। एक एक ऑपरेशन करते टाइम हमें वापस से स्टोर करते जाना पड़ेगा। ये हो गया विजय झाला जी, ठीक है। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रजापति को रिमूव ही कर देना है मुझे। ये तो हमने रिप्लेस किया, अब और भी 2-3 ऑपरेशन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से उसी एड्रेस में स्टोर करते जाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं प्रोग्रामर हूँ भाई, मैं 3 से 4 मेथड ही सिखाऊंगा आपको। उसी को एक स्ट्रिंग बफर में ले लूंगा मैं, ये विजय प्रजापति झाला जी पहले ही डायरेक्टली किस में ले लूंगा, स्ट्रिंग बफर में ही डाल दूंगा। फिलहाल मैं इस सभी को निकाल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, रिमूव करना है भाई, तो डिलीट मेथड हमें देता ही है। अब मुझे सिर्फ प्रजापति का इंडेक्स पता होना चाहिए, तो इंडेक्स ऑफ मेथड तो है ही ऑलरेडी हमारे पास। जो इंडेक्स ऑफ में मिलेगा उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। मतलब या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, रिप्लेस मेथड भी थी हमारे पास ऑप्शन में, और ये भी एक फंडा है। मैं आपको स्ट्रिंग बफर से भी समझाऊंगा और स्ट्रिंग से भी समझाऊंगा मेरे बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, क्योंकि मुझे स्पेस भी नहीं चाहिए। विजय झाला जी हो गए, इधर तक वो रिमूव कर देगा, इधर तक इतना रिमूव कर दिया मैंने। अब मुझे इसको स्ट्रिंग में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग बफर की तो स्ट्रिंग मेथड यूज कर दूंगा, ये बन गई स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग यूज करूंगा या डेटाबेस में स्टोर करूंगा, दैट्स ऑल। इसी तरीके से अगर मुझे इंसर्ट करना है कोई वैल्यू, तो भी मेथड है हमारे पास। ऑफसेट पता होना चाहिए, कुछ भी। विजय पापा झाला जी, ठीक है। प्रजापति तो मैंने रिमूव कर दिया। तो ऐसी मेथड्स है। आपको अगर रिवर्स स्ट्रिंग चाहिए 1 2 3 3 2 1 ऐसा आउटपुट चाहिए, तो देखो रिवर्स मेथड ही है। सीधा रिवर्स करूंगा, रिवर्स ही हो जाएगा मेथड, स्ट्रिंग पूरा रिवर्स। विजय पापा झाला जी। अब यही प्रोग्राम हमें बड़ा बनाना हो तो कितनी टाइम जाएगा। प्रोग्राम या प्रोजेक्ट का कोई निश्चित नहीं होता कि ये चीज काम में आने वाली है या नहीं, हमें सभी की चीज का नॉलेज होना चाहिए बस। सब स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी देख चुके, इसमें जितनी भी मेथड्स है उसमें से मोस्ट ऑफ मेथड स्ट्रिंग की आ गई। जो काम की मेथड थी वो मैंने आपको दिखा दी, रिवर्स, इंसर्ट, अपेंड वगैरह। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा स्ट्रिंग बफर, सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर।
अब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की सारी मेथड सेम है। मतलब मैं मेथड तो आपको सिखाने वाला हूँ ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो स्ट्रिंग बफर में हमने मेथड देखी बराबर, वही मेथड सारी स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी वही मेथड है। मतलब स्ट्रिंग बफर के अंदर जितनी भी मेथड हमने देखी, इंसर्ट, डिलीट, अपेंड, रिवर्स, टू स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ट्रिम, जितनी स्ट्रिंग की थी, कैरेट, उसमें जो स्ट्रिंग बफर में थी, और जो स्ट्रिंग बिल्डर है देखो सेम टू सेम मेथड से सारी, एक भी मेथड डिफरेंट नहीं है स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के बीच में। तो मैं मेथड तो पढ़ाने वाला ही नहीं हूँ आपको, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों अलग क्यों कंसेप्ट लाए? स्ट्रिंग बफर में भी स्ट्रिंग स्टोर होता है, स्ट्रिंग बिल्डर में भी स्ट्रिंग स्टोर होता है। स्ट्रिंग बफर भी म्यूटेबल है, स्ट्रिंग बिल्डर भी म्यूटेबल है। स्ट्रिंग बफर भी हीप मेमोरी एलोकेट करता है, स्ट्रिंग बिल्डर भी हीप मेमोरी एलोकेट करता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, और कब कौन सा यूज करना चाहिए हमें प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्ट्रिंग बफर जो क्लास है जहां बना है, उस क्लास के अंदर रन नाम का फंक्शन कॉल होता है, और स्ट्रिंग बफर क्लास एक्सटेंड्स करता है थ्रेड क्लास को। थ्रेड का कंसेप्ट हम लास्ट में देखेंगे, पर फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि थ्रेड एक ऐसी चीज है जो पूरी प्रोसेस को, पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है, और एक एक टुकड़ा खत्म करता जाता है, और एक एक टुकड़े में वो प्रोग्राम का आउटपुट देता है, और एक एक टुकड़े को वो एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करते ही साथ साथ वो आउटपुट देता जाता है। अब स्ट्रिंग बिल्डर जो क्लास है वो थ्रेड सेफ नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्ट्रिंग बफर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, देन यू से string buffer is a mutable class, string builder is a mutable class. String buffer is a thread safe class, string builder is a not a thread safe class. मतलब string buffer thread safe class है, उसका मतलब जो भी हम string buffer क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर जो भी ऑपरेशन लिखते हैं, आज 50 लाइन, 100 लाइन, 1000 लाइन, जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग हो या कुछ भी ऑपरेशन लिखते हैं, वो पूरे ऑपरेशन को थ्रेड्स के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है, पूरी प्रोसेस को थ्रेड में डिवाइड करता है, और साइमल्टेनियसली एक एक थ्रेड खत्म करता जाता है और आउटपुट देता जाता है। जबकि स्ट्रिंग बिल्डर थ्रेड सेफ नहीं है। थ्रेड सेफ नहीं होने के कारण वो क्या करता है, पूरी प्रोसेस को एक साथ ही कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो एक सिंपल सी बात समझो, इतना समझने से आपको इतना तो आइडिया आ गया होगा कि जब मैं कोई बड़ा ऑपरेशन करता हूं, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, उस पर मैं बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहा हूं, ठीक है, तब मुझे कंपलसरी क्या यूज करना चाहिए, स्ट्रिंग बफर। अब मैं आपको एक रिटर्न क्वेश्चन करता हूं कि स्ट्रिंग बफर टाइम ज्यादा लेता है या स्ट्रिंग बिल्डर टाइम ज्यादा लेता है? तो ऑफकोर्स स्ट्रिंग बफर टाइम ज्यादा लेता है। स्ट्रिंग बफर टाइम ज्यादा लेता है कंपेयर टू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर टाइम ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि वो वन प्रोसेस, एक ही प्रोसेस में पूरी प्रोसेस को खत्म करता है। तो अब आप बोलोगे तब तो मैं सब जगह स्ट्रिंग बिल्डर यूज करूंगा, पर आप सोचो कि स्ट्रिंग बिल्डर कोई भी, आज आपके बड़े भी कह गए कि जल्दी का काम मतलब बेकार काम, भूतों वाला काम, बराबर। तो स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट एग्जीक्यूशन भले ही देता है, पर वो एम्बिग्यूटी, डुप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो खड़ी कर सकता है। जबकि स्ट्रिंग बफर कभी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करता, क्योंकि वो थ्रेड सेफ है, टुकड़े में प्रोवाइड करके साइमल्टेनियसली प्रोग्राम करता है। तो जब छोटा स्ट्रिंग हो या छोटा प्रोग्राम आपको फटाक से खत्म करना हो, तब स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हो। पर जब बड़ी स्ट्रिंग हो और बड़ा प्रोग्राम हो, भले टाइम ज्यादा लगे, पर हम यूज क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे, ताकि हमारा जो आउटपुट है भले ही थोड़ा डिले हो, पर एग्जैक्ट आउटपुट मिले, विदाउट बग, विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी, विदाउट एम्बिग्यूटी। इज इट क्लियर?
स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, क्या मेथड्स है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बीच में क्या डिफरेंट है, वो तो हम प्रैक्टिकली देख चुके। ओके, अब हम जाते हैं हमारे डेट डेटा टाइप। हम डेट डेटा टाइप स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली डेट डेटा टाइप चालू करने से पहले, चलो मैं पहले डेट डेटा टाइप थोड़ा चालू ही कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जार फाइल का कंसेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, अब कंसोल में से अगर आप वैल्यू ले रहे हो, तो मैंने जिस तरीके से समझाया है कि आपको वैल्यू स्ट्रिंग में मिलती है। ठीक है, समझ लो कि आपने कंसोल में से वैल्यू ली, आपको स्ट्रिंग में मिलेगी। जैसे हमने समझा कि स्ट्रिंग सबसे बड़ा डेटा टाइप है, अगर मैं स्ट्रिंग में डेट लेकर आ रहा हूं तो वो डेट ले भी लेगा, समझना प्लीज ध्यान से, और उसको प्रिंट करूंगा तो प्रिंट भी हो जाएगा। पर वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो डेट स्टोर होगी और जो मैं प्रिंट करूंगा, उसमें अगर मुझे कोई ऑपरेशन फायर करना है, अगर मुझे कोई डेट के फंक्शन यूज करना है, तो वो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो तो भाई एक स्ट्रिंग है। तो मुझे स्ट्रिंग में डेट नहीं चाहिए, मुझे डेट डेटा टाइप में डेट चाहिए, ताकि मैं डेट डेटा टाइप का यूज कर सकूं। जैसे मैं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग डालता हूं, उसके बाद मैं उसको कॉनकेट, इक्वल्स, इक्वल, इग्नोर के ऐसे फंक्शन यूज कर सकता हूं, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। तो उसी तरीके से डेट भी तो एक क्लास है, उसके अंदर भी तो बहुत सारे फंक्शन होंगे। अगर मुझे फंक्शन को यूज करना है तो मुझे उस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में नहीं रखना है, डेट में स्टोर करना है। तो आज देखो, डेट में लिटरल नहीं होता है, डेट एक क्लास है जिसमें कंपलसरी ऑब्जेक्ट ही बनेगा। अब डेट जो क्लास है वो दो पैकेज के अंदर है, java.sql पैकेज के अंदर भी है और java.util पैकेज के अंदर भी है। java.sql फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो java sql.date जो है वो MySQL या जब डेटाबेस का कंसेप्ट हम यूज करेंगे तब की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हम util वाला डेट यूज कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमें नल स्ट्रिंग देता है, तो डेट क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्या देगा? तो ध्यान से देखो, आपको ये क्वेश्चंस कोई भी कर सकता है कि स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो वो नल देगा। देख रहे हो, ये नल आ गया। और डेट क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने से वो हमें करंट डेट देता है। सिस्टम के अंदर जो डेट है 6 तारीख फ्राइडे नवंबर, जो टाइम है वो भी हमें दे रहा है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इज इट क्लियर? डेट का ऑब्जेक्ट हमें करंट डेट एंड टाइम देता है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें समझ लो कि कंसोल में से या कोई बाहर से कोई हमें डेट दे रहा है और उसको हमें डेट में स्टोर करना है, तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो लाओ देखते हैं प्रैक्टिकली। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब मैं जब कंसोल में से वैल्यू लूंगा तो वो तो ऑफकोर्स मुझे स्ट्रिंग मिलने वाली है, मुझे चाहिए डेट में। तो अब क्या करेंगे? मुझे स्ट्रिंग डेट में कन्वर्ट करनी है। तो आधे लोग बोलते हैं डेट डॉट पार्स डेट, जैसे wrapper क्लास थे, पर भाई ये wrapper क्लास नहीं है। इसके अंदर जो भी फंक्शन है
क्योंकि एक सिंपल सी बात समझो, आप याद करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद करो। wrapper क्लास का यूज था उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कॉल करने का, जो हमें स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट कर कर दे रहा था। पर अब याद करो कि जो भी कन्वर्ट करके दे रहा था वो प्रिमिटिव में करके देता था। नॉन प्रिमिटिव जो वर्ड है, जो नंबर है स्ट्रिंग, उसको wrapper क्लास का यूज करके आप प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे थे। अब डेट डॉट पार्स डेट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे तो रिटर्न में ऑलरेडी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही चाहिए। तो उसके लिए पहली चीज, दूसरी चीज ये कि एक सिंपल सी बात समझो कि इधर स्टैटिक मेथड उन्होंने नहीं बनाया डेट डॉट पार्स डेट करके। उसका रीजन, क्लास का नाम से जो भी अगर दूसरा भी क्लास है तो कौन सा क्लास है, सिंपल डेट फॉर्मेट। कहने का पर्पस, जो वहां इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज होता था, तो इंटीजर हमारा wrapper क्लास था, उसकी पार्स इंट मेथड यूज करते थे, उसके अंदर जो स्ट्रिंग डालते थे वो हमें प्रिमिटिव में मिलता था। इधर डेट डॉट पार्स डेट कोई फंक्शन है नहीं, तो कोई दूसरा भी तो क्लास होगा, तो दूसरा क्लास कौन सा है, सिंपल डेट फॉर्मेट। तो अब ऐसा क्यों नहीं है कि भाई सिंपल डेट पार्स डेट डॉट पार्स, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड को अगर आपको कॉल करना हो तो कंपलसरी आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भाई नॉन स्टैटिक मेथड क्यों रखी उन्होंने, तो आप ही सोचो कि भाई जो नंबर है उसमें कोई फॉर्मेट नहीं आता, उसमें तो सिर्फ रेंज ही आती है और वो पहले से फिक्स ही थी। पर डेट में तो फॉर्मेट आ सकता है, डेट आ सकता, मतलब डी डी वाई वाई एम एम, एम एम वाई वाई डी डी, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए इसमें नॉन स्टैटिक मेथड है, ताकि आप जब सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ तब आपको इधर फॉर्मेट पास करना रहेगा कि आपको डेट किस में चाहिए। अब आधे लोग, जब मैं ये फॉर्मेट रखता हूं ना, तब मुझे आधे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि डी डी स्मॉल में लिया, वाई 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 स्मॉल में लिया, एम एम क्यू कैपिटल लिया। तो भाई अगर मैं इसको स्मॉल लेता तो ये मिनट गिनता, क्या गिनता, मिनट। कैपिटल एम एम से वो मंथ गिनता है। अगर हमें मिनट चाहिए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हावर मंथ, हावर मिनट सेकेंड। इज इट क्लियर? फिलहाल हमें सिर्फ डेट चाहिए, इसलिए मैं डेट ही लिख रहा हूं। अब इधर, अभी इधर जो एक कंसेप्ट चलने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा लास्ट टॉपिक कोर जावा का रहेगा, वो बहुत ही हम डीप में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप इधर सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लो और उसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, हम जो ये कर रहे थे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ये डेट डेटा टाइप ले लिया, ये वेरिएबल ले लिया, इंटीजर क्लास की पार्स इंट मेथड यूज की थी, वो स्टैटिक थी इसलिए क्लास के नाम से कॉल की थी। इधर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा क्योंकि फॉर्मेट है, इसके लिए कोई भी फॉर्मेट डाल सकते हैं, डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई, कुछ भी डाल सकते हैं। अब एक सिंपल सी बात समझो, मैं आपको अभी जो अभी मैं कंसेप्ट लिखने वाला हूँ, पार्स मेथड तो है, चलो मैंने ये लिख भी दिया, बराबर। इधर कोई मेथड, इधर कोई एरर नहीं थी, इधर एरर आ रही है, तो वो क्या कह रहा है ट्राई कैच या थ्रोस का कंसेप्ट आ रहा है। अब समझ लो कि मैंने आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट सिखाया नहीं है, तो आप फिलहाल कंफ्यूज हो सकते हो, बराबर। पर इतना याद रखो, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ दिमाग में रखो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या इनबिल्ट फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इस फंक्शन को कॉल करने से कोई बग आ सकती है, कोई एक्सेप्शन आ सकता है, बराबर,
तो आप उस फंक्शन के अंदर थ्रोस कर सकते हैं कोई भी एक्सेप्शन। अब आपको फिलहाल लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ, या तो आप समझो या तो आप लास्ट में समझना। फिलहाल तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सिंपल डेट फॉर्मेट करके क्लास है जिसके अंदर पार्स फंक्शन है जो स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर कर दे रही है। डेट हमारा एक क्लास है जो java.util पैकेज से आ रहा है। मैंने इतने कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ। इतना और क्लियर कर दो कि भाई जो भी मेथड, अगर कोई भी फंक्शन जहाँ पर भी बनी होती है, लाइक समझ लो कि मैं आपको इधर लाइव समझाऊँ। मैंने एक ABC फंक्शन बनाया, मुझे इस फंक्शन को बग फ्री करना है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैंने IO एरर किया, तो अब मैं अगर इस फंक्शन को इधर कॉल करूँगा ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर, सेम टू सेम देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसी तरीके से मैं ईडी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन ईडी क्लास के अंदर है। ये फंक्शन किस क्लास के अंदर है, ईडी क्लास के अंदर है, तो मैंने ईडी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। जिस तरीके से मैंने ये पार्स फंक्शन कॉल किया उसी तरीके से समझ लो कि मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, IO एक्सेप्शन। तो देखो जैसे इधर एरर आई उसी तरीके से इधर आए। देखो इधर बोल रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप पार्स एक्सेप्शन, इधर आ रहा है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप IO एक्सेप्शन। मतलब ये फंक्शन कैसे बना होगा वो मैंने प्रैक्टिकली बताया आपको। इसी तरीके से पार्स फंक्शन बनाया होगा, इधर पार्स एक्सेप्शन उन्होंने लिखा होगा, इसलिए आप पार्स फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको क्या बोल रहा है ये। अब आप ऐसा बोलोगे कि भाई ये क्यों किया है तो बात अलग है, क्योंकि ये क्यों किया है वो तो मैं आपको डीप में एक्सेप्शन हैंडलिंग समझाऊंगा, तब समझाऊंगा, पर वो ये कैसे बना होगा वो मैंने आपको दिखाया। ये एरर क्यों देता है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली दिया, पर ये करने का क्या पर्पस है वो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम प्योरली देखेंगे। इधर इतना समझ लो कि अगर ऐसा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई भी बग आ रहा है, मैं इसको भी रखता ही हूं एज अ कमेंट, ताकि आप अगर रिफर करो तो आपको याद आ जाए। अगर आपको ऐसा कभी भी लगता है तो आपको उस लाइन को ट्राई और कैच में हैंडल करना रहेगा। इतना समझ लो। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, पार्स एक्सेप्शन। इट इज अ वन टाइप ऑफ कंडीशन। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं ना, मैं अगर आपको प्रैक्टिकली समझाऊं ना, तो एक इफ एल्स कंडीशन है। समझ लो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो मैंने ट्राई कैच यूज किया है उसका मतलब एज ए वन टाइप ऑफ इफ एल्स कंडीशन। अगर आप इधर कुछ भी वर्ड या कुछ भी डाल देते हो, तो सोचो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा कि नहीं होगा। तो वो सीधा कैच में जाएगा और मैसेज दे देगा रॉन्ग इनपुट। बस सिंपल इतना समझो। सॉरी, ब्रैकेट का एरर है। इधर भी जो एरर आ रही थी ना हमारे प्रोग्राम में, उधर भी मुझे यही करना रहेगा। ट्राई कैच ही लिखना पड़ेगा, ताकि उस फंक्शन में अगर कोई बग आ रही है तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप ना हो, हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू रहे। उसमें जो एक्सेप्शन है मैं उसको हैंडल करूंगा। ताकि अगर इस फंक्शन के अंदर कोई बग आएगा तो वो सीधा कैच का आउटपुट देगा। इतना देख लेते हैं। देखो मैं अगर कुछ भी वर्ड डालता हूँ रॉन्ग इनपुट। ट्राई कैच माने कुछ नहीं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक कंसेप्ट है जो हम डीप में समझने ही वाले हैं। इधर हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, DDMMYY। तो मुझे इधर कंपलसरी 12/2020
ये स्टोर हो गया। अगर इधर आप कुछ भी डाल देते हो तो कैलकुलेट कर देगा उस हिसाब से। डेट है इसीलिए वो कैलकुलेट कर रहा है। स्ट्रिंग होता तो जैसे आपने स्टोर किया वैसे ही वो स्टोर कर देता। यही बेनिफिट है हमारे डेट डेटा टाइप का। इधर हमने जो 23 डाला ना, तो देखो इधर ईयर का आंसर हो गया। मैंने 23 डाला ना, तो ये देखो ईयर क्या हो गया, 25 16। डेट तो 12 की 12 ही रही, पर उसने क्या किया, उस ये 12 मंथ के एक साल में 12 मंथ, तो 23 को 12 से डिवाइड किया, जितना भी मिलता है उसको इसके अंदर प्लस कर दिया और उतने ईयर्स बढ़ा दिए ऑटोमेटिकली। यही बेनिफिट है डेट डेटा टाइप यूज करने का। अब समझो कि इधर क्या हो रहा है। अब आप सोचोगे कि सर मैंने इधर तो डाला ये फॉर्मेट, प्रिंट क्यों ये फॉर्मेट हो रहा है? तो यही तो दिक्कत है कि आप कुछ भी डाल सकते हो। डेट में तो वो क्या करेगा, एज ए जो डेट का फॉर्मेट था, जो इधर जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट को लेगा ना भाई। तो अब अगर हमने जो डेट फॉर्मेट डाला उसी फॉर्मेट में अगर चाहिए, तो वो वापस से हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि भाई स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना था तो डेट में स्टोरी क्यों किया? फॉर्मेट पी डॉट फॉर्मेट एक्स, ये जो हमारा सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास है वो क्या करेगा, उसका यूज करके मैं इस डेट को उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग में। अब आप सोचोगे कि अगर मुझे उसी फॉर्मेट में चाहिए था तो मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग में ही क्यों ना स्टोर करता। तो भाई स्ट्रिंग में तो इसलिए लिया सिर्फ प्रिंट करने के लिए, बाकी ये है तो क्या, डेट। अब मैं डेट के सारे फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। देखो इतने सारे फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग होती तो थोड़ी मैं इसको यूज कर सकता था। आफ्टर, बिफोर, देखो अगर हमें समझ लो कि मैंने कोई इवेंट में एक डेट डालता हूँ, ठीक है, मुझे एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम करना है कि मैं एक स्टार्ट डेट डालूं, एक एंड डेट डालूं, और जो भी एंड डेट हो वो स्टार्ट डेट से ऊपर की ही होनी चाहिए, बराबर। मैंने इधर एक स्टार्ट डेट डाला, ठीक है, ये मेरा स्टार्ट डेट रहेगा। अब मैं इधर एंड डेट डालता हूँ। मैं एक इवेंट का प्रोग्राम करता हूँ। मैं आपको इवेंट का एक अच्छा सा, मैं ये खत्म होगा और जब हम एरे पर वापस जाएंगे, बराबर, डायनेमिक एरे पर, तो समझ लो कि बहुत सारे प्रोग्राम आने वाला है, बराबर। एंटर एंड डेट x1, ये कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया। अब समझ लो कि मैं ये डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि अगर ये एंड डेट जो स्टार्ट डेट है उससे कम आफ्टर की ही होनी चाहिए, तो मैं सीधी मेथड यूज कर सकता हूं। अगर ये x1 मतलब एंड डेट इस डेट से पहले की हुई, मतलब बिफोर अगर ट्रू हुआ तो वो इफ में जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा। अगर आफ्टर है तभी मुझे कुछ प्रोग्राम करना है कि यस इवेंट सक्सेसफुली स्टोर, यस इवेंट सक्सेसफुली स्टोर। अब यही चीज अगर समझ लो कि स्ट्रिंग होती तो मैं ऐसे फंक्शन यूज कर सकता था, नहीं कर सकता था। इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एल्स मैसेज दे देते हैं, प्लीज एंटर एंड डेट आफ्टर स्टार्ट डेट। लेट मी चेक, 1/1/2020 एंड डेट मतलब मुझे, अगर मैं समझ लो कि 2/1/2020 डालूंगा तो परफेक्ट, यस इवेंट सक्सेसफुली स्टोर। पर अगर मैं 12/2/2020 डाला और इधर मैं डाल रहा हूँ 1/2/2020, प्लीज एंटर एंड डेट
आफ्टर स्टार्ट डेट। इज इट क्लियर? तो देखो हम आफ्टर और बिफोर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आफ्टर माने उसके बाद की है तो ट्रू देगा, बिफोर माने उससे पहले की है तब वो ट्रू देगा। चलो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ऐसा बोला गया हो कि मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस चाहिए, मतलब ये जो भी दो डेट है उसके बीच का डिफरेंस चाहिए, तो वो आप कैसे करोगे? आप ऐसा करोगे गेट डेट, गेट डे, बाद में गेट हावर, गेट मंथ, बाद में उसके पहली वाली डेट के सारे मंथ डेट और ईयर गेट करोगे, उसके बाद दूसरी वाली डेट के ईयर मंथ और डेट गेट करोगे, उसके बाद दोनों में से माइनस करोगे, ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कंपलसरी जोड़ा टाइम लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जो हमें दो डेट के बीच में डिफरेंस एक्यूरेट निकाल कर देता है। नो डाउट या तो हमें खुद से बहुत जोरदार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। क्यों? देखो एक सिंपल सी बात समझो कि किसी किसी डेट में जो भी हमने 2020 डाला है तो उसके अंदर सपोज के लीप ईयर आता भी है, वो भी चेक करना पड़ेगा। किसी ईयर में नहीं आता है तो एक दिन को हम प्लस करवाएंगे, नहीं आता है वॉट एवर कुछ भी, अगर मतलब समझ लो कि माइनस में डेज जाते हैं तो वो माइनस उसमें प्लस हो जाए। अभी जो हुआ था 23 डाला उस हिसाब से, तो पूरा कैलकुलेशंस वाला हमें प्रोग्राम खुद से लिखना पड़ेगा। अब हमें जो खुद से नहीं लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, जावा जो हमें तैयार लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है उस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो वैसी लाइब्रेरी कौन सी है? तो कि जोड़ा टाइम लाइब्रेरी। अब बाहर से कोई लाइब्रेरी हम यूज करेंगे, अब तक हमने क्या सीखा है? सिर्फ अब तक हमने जितने भी ये क्लास यूज किए हैं वो सारे जेडीके की जो जार फाइल है, जो जेआरई हमें जो लाइब्रेरी जार फाइल देती है उसी को हम यूज करते आए हैं। अब हमें क्या यूज करना है? बाहर के, मतलब जो हमने जावा इंस्टॉल किया है उसके अंदर वो क्लास बना ही नहीं है और उसको हमें यूज करना है। तो वैसी जार फाइल हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं पहले क्या सिखाता हूं, देखो लाइव, कि हमने ये वो कैसे बनी होगी, वो जार फाइल जो बाहर की हम यूज करेंगे वो कैसे बनी होगी, वो मैं आपको प्रैक्टिकली इधर दिखाता हूं कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, हमने कोई लॉजिक लिखा, हमने कोई प्लस का या ऐसा। देखो मैं इधर क्या करता हूं, एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूं, लाइव देखना प्लीज। वॉइड, बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। एबीसी वेरिएबल लिया, इंटीजर i इज इक्वल टू 10 लिया, इंटीजर j इज इक्वल टू 20 लिया, इंटीजर k इज इक्वल टू i प्लस j। समझ लो कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया है प्लस का, एक फंक्शन बनाया है, उसमें k को प्रिंट कर दिया। अब समझ लो कि मुझे इस फंक्शन को कहीं पर भी मैं कॉल करूं, समझ लो कि इधर मैं कॉल करूंगा तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैंने ये तो समझाया हुआ है कि किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को हमें कहीं पर भी कॉल करना है तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का यूज करके तो देखो 30 प्रिंट हो गया, इसका आउटपुट आ गया। अब समझ लो कि ये तो अंदर अंदर क्लास बने हैं, अगर दूसरा पैकेज होता तो, अब समझ लो कि इधर चाहिए तो चलो आप इधर इंपोर्ट कर देते, इंपोर्ट abc.h ऐसा कर देते और उसके बाद चलो ऑब्जेक्ट बना देते। आप समझने लायक चीज है, प्लीज ध्यान से देखना। ऑलरेडी ये सब कुछ ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं आपको। ये करते चलो इसका भी आउटपुट आ जाता, ये भी क्लियर। पर अब मुझे इस फंक्शन को दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना है, दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को एज अ लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनती है? तो देखो राइट क्लिक करो, एक्सपर्ट करो, जार फाइल, कोर जावा का, अगर आप कोर जावा का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसकी जार फाइल बनेगी, और अगर आप एडवांस जावा का प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसकी वॉर फाइल बनेगी, वॉर फाइल। देखो ये जार फाइल हम बना रहे हैं, प्लीज देखो आप, ये देखो जार फाइल हमारी एक लाइब्रेरी बन गई। जैसे आपने
जावा इंस्टॉल किया था, और जो हम लाइब्रेरी अब तक यूज कर रहे हैं, ये जो भी क्लास हम यूज कर रहे हैं, स्कैनर और वो कैसे बने होंगे, वो मैं आज आपको लाइव दिखाने वाला हूं। सोचो, ये एक प्रोजेक्ट था। अब समझ लो कि मैं इसी को ओपन कर देता हूं, ठीक है। अब मैं देखो, इस फोल्डर के अंदर हमने जो लाइब्रेरी बनाई अभी, उस लाइब्रेरी को पेस्ट करता हूं, उसको इंपोर्ट करता हूं। देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करूंगा तो कैसे इंपोर्ट होगी? राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, जावा बिल्ड पाथ, इधर हम लाइब्रेरी ऐड कर देंगे, ठीक है। कहां पड़ी है? इधर ही पड़ी है, ये आ गई। अब देखो भाई, मैं इधर एज क्लास, एज का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। क्यों भाई नहीं आया? एज क्लास इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ? ओके, हो गया, इधर हो गया। देखो, अब इधर कहीं पर भी एबीसी क्लास बना हुआ, सॉरी एज क्लास बना हुआ है। देखो भाई, इधर कहीं पर भी एबीसी क्लास बना हुआ है, हमने जो प्रोग्राम बनाया है। चलो ना, न्यू प्रोग्राम ले लेता हूं, इसमें चलो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। यस, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूं, टेस्टिंग। इधर मैं एक क्लास बना रहा हूं। मुझे इधर सोचो, मुझे इधर ये जो इफ एल्स वाला प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जो एबीसी पैकेज के अंदर जो एच क्लास था, उसके अंदर जो फंक्शन बना था ना, उसको मुझे इधर यूज करना है। सोचो आप, जैसे कि मुझे नेक्स्ट लाइन फंक्शन कॉल करना है, तो मैं क्या करता हूं? स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करता हूं। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करता हूं तो भाई, ये स्कैनर क्लास कहां बना है? तो कि जावा फोल्डर के अंदर, यूटिल फोल्डर के अंदर। तो वैसी जार फाइल ऑलरेडी भाई इधर पड़ी है अंदर, और आप सीधा यूज कर रहे हो। अब ये तो प्रोजेक्ट है, कहां प्रोजेक्ट बना भाई? इधर। मैं क्या कर देता हूं, इस जार फाइल को कॉपी कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा? प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करूंगा। सी, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इधर आता हूं और एज का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। सी, देखो, कहीं मैंने बनाया भी है? ये एबीसी नाम का मैंने पैकेज बनाया? इधर कोई नहीं बनाया। ये देखो, फंक्शन कॉल हो गया। इसको मैं आउट रन करता हूं, देखो ये 30 आ गया। यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी, इसको क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी। मैंने एक जार फाइल बनाई, मैंने कोर जावा का एक प्रोजेक्ट बनाया, उसको मतलब एक लाइब्रेरी बनाई, सिंपल सी बात समझाऊं तो। उसको मैंने एक्सपोर्ट किया जार से, तो वो क्या बन गई? एक लाइब्रेरी बन गई। उसके सारे जितने भी क्लास है, वो एज अ लाइब्रेरी में एज अ इंपोर्ट करूंगा दूसरे ही प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैं उसको ऐसे यूज कर पाऊंगा। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, इधर ऐसी ही जार फाइल जो दूसरे लोगों ने बना कर दी है, उनके क्लास यूज करने हैं, उसके अंदर के फंक्शन यूज करने हैं। मैं आपको बहुत डीप लेवल तक समझा रहा हूं कि लाइब्रेरी कैसे बनती होगी, उन्होंने कैसे बनाई होगी, कैसे क्लास बनाए होंगे, उसके अंदर क्या कोड लिखा होगा, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे कॉल होता है। इज इट क्लियर? अब जो चूड़ा टाइम लाइब्रेरी और जो डो डेट के बीच में जो डिफरेंस है, वो मैं आपको पहले देता हूं कि आप पहले सर्च करो और आप टास्क कर कर लाओ। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो करवाता हूं और डेट के 2-4 और कंसेप्ट सिखाता हूं। 15 मिनट का और टॉपिक हमारा डेट का रहेगा, और वो हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। इज इट क्लियर? थैंक यू। जय श्री कृष्ण।